नमस्कार बच्चों, पुनः आपका मेरे चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में स्वागत है। बच्चों, आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है द्वंद्व समास। इसके पहले वीडियो में भी मैंने समास की चर्चा की है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं वह है द्वंद्व समास। बच्चों, समास की पूर्ण जानकारी आपको मैंने अपने वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है। एक एक कर उसके भेदों की भी चर्चाएं की जा रही है। अलग अलग वीडियो में अलग अलग भेदों की चर्चाएं की जा रही है ताकि आपको परेशानी न हो, आपको उलझन न हो। लेकिन भेदों की चर्चाओं से पहले पुनः एक बार मैं आपके मस्तिष्क में इन बातों को दोहराने की कोशिश करूंगा कि समास में दो पद होते हैं और जिनकी प्रधानता हमेशा बनी रहती है। चूंकि यहाँ मैं इन दो पदों की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बार बार समस्त पद की चर्चा होती है समास में, और इन स्थितियों में ये जानना जरूरी होता है कि आखिर ये दो पद जो है समास के वे कौन कौन से हैं। तो बच्चों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जो दोनों पद हैं, जिसमें पहले वाला पद पूर्व पद कहलाता है और बाद वाला पद उत्तर पद कहलाता है। तो चलते हैं अब अपनी चर्चा की तरफ, अपने विषय की तरफ। तो बच्चों, आज हमारी चर्चा का जो विषय है वह है द्वंद्व समास। नाम आपने द्वंद्व तो सुना ही होगा। द्वंद्व समास का नाम भले ही न सुना हो, उसे आज हम देख ही लेते हैं क्या है, कैसे इसे हम पहचानेंगे, पहचानने का तरीका क्या है। इसकी परिभाषा होती है बच्चों कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी इससे पहले मैंने इस बात की जरूर चर्चा की है कि समास में मुख्यतः दो पद होते हैं। पहले वाले को पूर्व पद कहा जाता है, बाद वाले को उत्तर पद कहा जाता है। और यहाँ द्वंद्व समास की परिभाषा के अनुसार कि द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। पहले वाला भी प्रधान होता है, यानी पूर्व पद भी प्रधान होता है, उत्तर पद भी प्रधान होता है। हम किसी को कम नहीं आंक सकते। जाहिर सी बात है, जब दोनों पद प्रधान होंगे फिर उनकी कौन सी स्थितियां होगी उसे भी हम बखूबी उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। मैंने बहुत सारे उदाहरण भी आपके लिए प्रस्तुत किए हैं ताकि आपको बखूबी इस वास्तविकता से साक्षात्कार हो जाए कि क्या है द्वंद्व समास और द्वंद्व समास को हम कैसे पहचानेंगे। तो बच्चों, मैंने बताया कि इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है नहीं, और यहाँ पर एक चीज और जानने की आवश्यकता है कि द्वंद्व समास में समस्त पद में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये आंख बंद करके पहचानने का एक तरीका है बच्चों। मैंने आपकी जानकारी के लिए ऐसी सामग्री जुटाई है, ऐसी बातें बता रहा हूँ, ऐसा ट्रिक्स बता रहा हूँ ताकि आप यदि परिभाषा भूल भी गए द्वंद्व समास की तो आप योजक चिन्ह को देखकर बखूबी पहचान लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे कि द्वंद्व समास क्या है, कौन सा समस्त पद द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों, मैंने बताया कि जैसे कि भाई बहन समस्त पद है और इस समस्त पद के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जाहिर सी बात है कि जब भाई बहन के बीच में योजक चिन्ह है तो इसे हम कहेंगे भाई बहन, और इसका विग्रह होगा भाई और बहन। यानी यहाँ जो और आ रहा है बच्चों, ये समुच्चय बोधक है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि द्वंद्व समास के दोनों पदों को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। यानी ये जो और है, ये जब समस्त पद की स्थितियां आती है
तो भाई बहन के बीच में जो और समुच्चय बोधक है लुप्त हो जाता है। पुनः विग्रह में ऐसा हम जरूर लिखते हैं, लेकिन समास पद बनाते समय और लुप्त कर देते हैं और नहीं रहता। तो बच्चों ये बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। इन स्थितियों को आप अपने मस्तिष्क में बिठा लें कि समास पद में ये द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है और जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है समस्त पद में लुप्त रहता है। यहाँ पर समस्त पद में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसे आप कदापि नहीं भूलेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जो जोड़ने का काम कर रहा है, जाहिर सी बात है समुच्चय बोधक भी जोड़ने का ही काम करता है। और समुच्चय बोधक क्या है, बखूबी यहाँ हम इस विग्रह में देख रहे हैं। भाई बहन का विग्रह हुआ, भाई और बहन, ये जो और है यही समुच्चय बोधक है, जिसे हम योजक कहते हैं। तो योजक अव्यय का लुप्त हो जाना समस्त पद में ये खासियत है द्वंद्व समास की, और उसके बदले में योजक चिन्ह का मौजूद रहना। तो कहीं भी कभी भी आप यदि देखते हैं कि दो पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो आप बखूबी जान लेंगे, समझ लेंगे, पहचान लेंगे कि यह द्वंद्व समास ही है। और फिर इसका विग्रह योजक लगाकर हम करेंगे, समुच्चय बोधक लगाकर करेंगे। जैसे कि दाल रोटी, दाल और रोटी, चाचा चाची, चाचा और चाची, राजा रानी, राजा और रानी, शिव पार्वती, शिव और पार्वती। यानी एक चीज स्पष्ट है कि द्वंद्व समास के विग्रह में और समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाएगा, उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, और का प्रयोग होगा ही। पहली बात। दूसरी बात कि समस्त पद जितने भी होंगे द्वंद्व समास के, सब में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा ही, योजक अब हटा नहीं सकते। तो इन दो स्थितियों पर आपकी नजर, आपकी पैनी नजर होनी चाहिए, ताकि द्वंद्व समास को पहचानने में कोई कठिनाई न हो, कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि हमारे वीडियो चैनल का मुख्य उद्देश्य है व्याकरण की सही सही जानकारी आप तक पहुंचाना। वैसे तो बच्चों वीडियो चैनल बहुत हैं, हर क्षेत्र में हैं, लेकिन मेरा यह भरसक प्रयत्न है, प्रयास है कि आप तक सही जानकारी पहुंचे, और वह जानकारी बड़ी सहज रूप में पहुंचे, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, कोई उलझन ना हो। इसलिए व्याकरण की हर एक छोटी सी बात को मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखकर बताने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप बखूबी समझें। क्योंकि व्याकरण को महज व्याख्यान विधि के द्वारा कह देने से बच्चे उसे ठीक से नहीं समझ पाते। उसे समझाने के लिए मैथ्स की तरह व्हाइट बोर्ड का सहारा लेना पड़ता है, ताकि बच्चों तक सही जानकारी पहुंच सके और उन्हें परीक्षाओं से लेकर, स्कूली पाठ्यक्रम से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी तरह की कोई कठिनाई न हो। क्योंकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जाएं, व्याकरणिक प्रश्न आएंगे ही, व्याकरण के प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं, और उसकी जानकारी जरूरी है आपके लिए। बड़ी से बड़ी परीक्षाओं की भी बात करें या छोटी परीक्षाओं की बात करें, हिंदी एक अनिवार्य अंग बन गया है प्रतियोगी परीक्षाओं का। किसी भी स्तर की परीक्षाओं में हिंदी के कुछ प्रश्न होते हैं जिन्हें आपको, जिसका हल करना पड़ता है। और यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक ऐसी जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपको किसी भी परीक्षा में यदि द्वंद्व समास की स्थिति आती है तो वो खूबी आप पहचान लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। द्वंद्व समास को पहचानने का ट्रिक मैंने बताया। पुनः एक बार मैं दोहरा दूं कि योजक चिन्ह का प्रयोग होता है समस्त पद में, और जब विग्रह होता है तो और
समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होता है, ये आपकी जानकारी के लिए है। और महत्वपूर्ण जानकारी है कि इसके जो दोनों पद होते हैं, यानी ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, दोनों ही प्रधान होते हैं, दोनों की प्रधानता बनी रहती है। तो ठीक है बच्चों, पुनः मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।